दोस्तों, वाटर हीटर यानी कि गीज़र खरीदने से पहले हम सभी का मन में ये प्रश्न आता है कि कौन सा गीज़र हमें खरीदना चाहिए, पावर रेटिंग क्या होना चाहिए, कितना लीटर का गीज़र खरीदना चाहिए, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए और ना जाने कितना और सवाल। अक्सर हम लोग बिना रिसर्च किए ही चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में ये एहसास होता है कि अरे यार, ये तो बहुत गलत प्रोडक्ट खरीद लिया। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कौन सा गीज़र खरीदना चाहिए ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा फैक्टर दिमाग में रखना चाहिए गीज़र खरीदने से पहले। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको गीज़र खरीदने से पहले कुछ बातों का पहले से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात करते हुए पहला हम लोग का जो फैक्टर आता है वो है पर्पस। आपको पहले से ही ये दिमाग में क्लियर रहना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के आप किस काम के लिए ये गीज़र इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मेरे जैसा ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो पूरा साल भर शावर की पानी में से नहाना पसंद करते हैं, या फिर ऐसा भी लोग होंगे जो ठंड के मौसम में सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए या फिर बाल्टी और मग लेके नहाना पसंद करते हैं। या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि थर्ड कैटेगरी यानी कि बाथटब में नहाना पसंद करते होंगे। तो इसी के बात में बात करते हुए हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है, वो आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट में कितने प्रकार का गीज़र अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग मोटा मोटी ये डिवाइड करें तो बेसिकली गीज़र को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला नंबर पे जो है वो है सोलर ऑपरेटेड गीज़र। दोस्तों, सोलर ऑपरेटेड गीज़र जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये फुल्ली सोलर ऑपरेटेड रहता है, यानी कि सूर्य के किरण से ये गर्म होता है। तो दोस्तों, सोलर ऑपरेटेड गीज़र का एक ही डिसएडवांटेज रहता है दोस्तों कि ये फुल्ली नेचर यानी कि सन के ऊपर डिपेंड रहता है। आपका अगर जिस दिन मौसम अच्छा है तो उस दिन आपका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा, मतलब आपका जो पानी है वो अच्छे से गर्म होगा। और जिस दिन आपका मौसम ख़राब है, मतलब जब बादल छाया हुआ है, उस दिन आपका गर्म नहीं होगा। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि ये आप रात को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को भी नहाना पसंद करते हैं, तो ये आप अगर सोचते हैं कि रात को काम करेंगे तो रात को ये ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सोलर ऑपरेटेड जो गीज़र है, इसका जो ऑप्शन रहता है ये भी मार्केट में कम रहता है। और ये मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा जिनके पास बहुत सारा बड़ा टेरेस हो या फिर बैल्कनी हो। अगर आपके पास टेरेस या बैल्कनी में पूरा दिन भर बहुत सारा धूप आता है, तभी आप इसके बारे में सोचिएगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो है गैस ऑपरेटेड गीज़र। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गैस ऑपरेटेड जो गीज़र रहता है वो गैस से काम करता है। आपके घर में जो किचन का जो एलपीजी या सीएनजी कनेक्शन रहता है, उसी में से एक लाइन निकल कर आपके बाथरूम तक जाता है और वहीं से गैस निकल के आपका जो पानी है वो गर्म होता है। दोस्तों, गैस ऑपरेटेड गीज़र ऐसा तो एफिशिएंसी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है वो है इसका सेफ्टी। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो हम लोग का बाथरूम रहता है उसका पूरा दिन भर पानी से इस्तेमाल होता है, और इसी कारण बाथरूम में जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम लोग का जो गैस लाइन है वो अच्छी तरह से पेंट से कोटिंग नहीं रहता है, या फिर कई साल बीत जाने के बाद जो पेंटिंग का जो क्वालिटी है वो अगर डिग्रेड कर जाता है, तो आपका रस्टिंग यानी कि जंग लगने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जंग लगने के साथ साथ आपका जो गैस का जो लाइन का लीकेज है वो होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी कारण ये बहुत डेंजरस माना जाता है दोस्तों, और इसी कारण आपको भी गैस ऑपरेटेड जो गीज़र रहता है इसका भी ऑप्शन मार्केट में आपको ज़्यादा देखने का नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कैटेगरी यानी कि इलेक्ट्रिक कैटेगरी का। अगर हम लोग अब इलेक्ट्रिक कैटेगरी का गीज़र में बात करें तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी में इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है इंस्टेंट गीज़र और एक होता है स्टोरेज गीज़र। अब इसको भी अगर हम लोग फर्दर सब डिवाइड करें तो इन दोनों का अंदर भी मतलब पार्टिकुलरली 2 तरह का गीज़र होता है। एक होता है वर्टिकल गीज़र
और एक होता है हॉरिजॉन्टल गीज़र। तो दोस्तों बेसिकली वर्टिकल गीज़र और हॉरिजॉन्टल जो गीज़र है, इन दोनों का काम करने का ऑपरेशन या टेक्नोलॉजी जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। इसका सिर्फ जो ओरिएंटेशन मतलब इसका जो रखने का जगह है यही सिर्फ अलग होता है। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि दोस्तों बाथरूम का स्पेस जो है वो बहुत छोटा होता है, या फिर बहुत सारे ऐसा भी होता है जो जिनका बाथरूम बहुत बड़ा होता है। तो इसी को देखते हुए कंपनी ने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टाइप का गीज़र डिज़ाइन किया है। जिनका स्पेस में अगर वर्टिकल टाइप गीज़र एकोमोडेट नहीं हो रहा है तो वो लोग हॉरिजॉन्टल के गीज़र के बारे में सोच सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि इंस्टेंट गीज़र और स्टोरेज गीज़र के बीच में क्या अंतर है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंस्टेंट गीज़र जो है वो इंस्टेंटली हीट हो जाता है, यानी कि आपका स्विच ऑन करने के साथ साथ ही पानी आपका तुरंत 1 से 2 मिनट का अंदर गर्म हो जाता है। तो दोस्तों इंस्टेंट गीज़र का जो इतना जल्दी गर्म होता है ये होता है इसका हाई पावर कंजम्पशन के लिए। ये बहुत हाई वाटेज में ऑपरेट करता है दोस्तों। यूजुअली इसका जो पावर वाटिंग जो रेटेड होता है इसका 3 किलोवाट या फिर इससे ज़्यादा होता है। दोस्तों इंस्टेंट गीज़र जो है उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। ये डायरेक्टली फुल टेम्परेचर में ऑपरेट करता है, और इसी वजह से आप लोग अक्सर देखे होंगे कि अगर हम लोग ऑन करते हैं तो पहले तो हल्का हल्का गर्म सा पानी निकलता है और उसके बाद तुरंत ही एकदम फुल गर्म पानी निकलता है। तो दोस्तों इंस्टेंट गीज़र का जो बनाने का जो मेन मोटिव था वो है सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, या फिर कुछ कुछ केसेस में बाल्टी में गर्म पानी लेके नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों इंस्टेंट गीज़र का जो कैपेसिटी है वो यूजुअली 1 से लेकर 3 लीटर तक देखा जाता है, और कुछ कुछ केसेस में कुछ कंपनियां या 5 लीटर तक भी कैपेसिटी इसका प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इंस्टेंट गीज़र के बाद हम लोग जान लेते हैं कि स्टोरेज गीज़र क्या होता है। तो फिर से आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा, जो स्टोरेज गीज़र जो है वो यूजुअली इसका कैपेसिटी जो रहता है ये 10 लीटर, 15 लीटर या फिर 25 लीटर का देखा जाता है। और स्टोरेज गीज़र का जो मेन मोटिव है वो पानी को ज़्यादा देर तक गर्म करके स्टोर करके रखने का ही मोटिव से ये इसको क्रिएट किया जाता है। दोस्तों स्टोरेज गीज़र का जो यूज़ किया जाता है वो शावर या मतलब बाथटब में यूज़ करने के लिए है इसका बनाया गया था। आपका जो इंस्टेंट गीज़र है वो आप शावर या बाथटब में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टोरेज गीज़र का जो ऑपरेटिंग करने का जो पावर रेटिंग है वो यूजुअली 2 किलोवाट तक रहता है, और ये इंस्टेंट गीज़र से कम रहता है। और इसका पावर का वाटेज इतना कम होने के वजह से आपको ये प्री हीट करना पड़ता है। मतलब आप लोग को नहाने से 20 से 25 मिनट पहले ही इसका स्विच ऑन कर देना पड़ेगा और पानी को गर्म होने देना पड़ेगा। दोस्तों स्टोरेज गीज़र का जो एक अच्छा फीचर है वो है आपको यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप लोग अपना मतलब डिज़ायर्ड टेम्परेचर में इसको सेट करते सकते हैं, और इसका जो कांस्टेंट जो आउटपुट रहता है वो सेम टेम्परेचर में ही रहता है। इसी वजह से हम लोग स्टोरेज गीज़र का जो उपयोग है वो शावर या बाथटब में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में, जो कि है कैपेसिटी। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे जो स्लाइड देख सकते हैं उसे पढ़कर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा कैपेसिटी का गीज़र लेना चाहिए। आपका जो गीज़र का कैपेसिटी है वो फुल्ली डिपेंड करता है आप लोग कितना आदमी उसे इस्तेमाल करेंगे और कौन सा काम में इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा अगर देखा जाए कि अगर आपका फैमिली मेम्बर सिर्फ 1 से 2 लोग तक ही सीमित है और आप लोग बाल्टी में नहाना पसंद करते हैं तो आप लोग इंस्टेंट गीज़र चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली मेम्बर 2 से ज़्यादा है तो आप लोग स्टोरेज गीज़र में स्विच कर लीजिए। स्टोरेज गीज़र का सबसे जो एडवांटेज रहता है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि ये लंबे वक्त तक आपका पानी गर्म करके होल्ड करके रख सकता है, और इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा यानी कि 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर तक अवेलेबल होने के लिए ये 3 से लेकर 5 या 6 आदमी तक को सप्लाई आराम से कर सकता है। और इसका सबसे एक बेस्ट जो फीचर रहता है ये शावर में भी यूज़ किया जा सकता है कॉन्टिन्यूस 20 से 25 मिनट तक के लिए। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं चौथा फैक्टर, जो कि है पावर रेटिंग। ऐसा अगर देखा जाए जो इंस्टेंट गीज़र रहता है उसका पावर रेटिंग यूजुअली 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा कुछ कुछ केसेस में 4 साढ़े 4 किलोवाट तक ही दिया जाता है।
और अगर हम लोग बात करते हैं स्टोरेज गीजर की, तो उसका मैंने पहले ही कहा, उसका जो पावर रेटिंग है वो 2 किलोवाट तक ही सीमित रहता है। एक प्रॉब्लम जो स्टोरेज गीजर के साथ अक्सर देखा जाता है, जो कि मेरा भी बहुत मुझे भी बहुत खराब लगता है, वो है उसको प्रीहीट करना पड़ता है। आपको नहाने से पहले 20 से 25 मिनट पहले ही उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कुछ कुछ कंपनियां ये प्रॉब्लम को समझा है और अभी 10 मिनट में ही आपको 45 डिग्री तक गर्म पानी देने का वादा करता है। तो कृपया खरीदने से पहले ये कितना टाइम में हीट होता है ये पहले से रिसर्च कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो एफिशिएंसी के बारे में, आप लोग गीज़र खरीदने से पहले उसका बीई लेवल यानी कि स्टार लेवल ज़रूर देखेंगे। आपका गीज़र का स्टार रेटिंग जितना ज़्यादा होगा, आपका गीज़र का एफिशिएंसी उतना ही अच्छा है, और जितना ज़्यादा स्टार उतना ही आपका इलेक्ट्रिक बिल का कॉस्ट भी कम आएगा। तो गीज़र खरीदने से पहले आपको स्टार लेवल ज़रूर से ज़रूर चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा फैक्टर जो है वो अक्सर लोग अनदेखा कर जाता है, लेकिन मैं कहूँगा तीसरा फैक्टर जो है वो बहुत आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका गीज़र में ऑटो स्टैंड बाई कट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऑटो स्टैंड बाई कट ऑफ का मतलब है आप लोग नहाते वक्त आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर जब अटेंड हो जाए गीज़र में, तो उसके बाद आपका गीज़र में ऑटोमेटिक कट ऑफ करने का ऑप्शन रहना चाहिए। नहीं तो आपको नहाते वक्त इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, या फिर पहले से ही इसको हीट करके स्विच ऑफ करके आपको बाथरूम के अंदर घुसना पड़ेगा। तो अगर आपके गीज़र में ऑटो स्टैंड बाई कट ऑफ का ऑप्शन रहता है तो इसका मतलब आपका गीज़र ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा और आपका गीज़र इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम भी नहीं करेगा। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक बिल का भी बचत होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं चौथा फैक्टर यानी कि सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, सेफ्टी जो फैक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है और आपको इसको अनदेखा किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि गीज़र का जो डेंजर है वो अगर किसी भी कारण से बास्ट हो जाता है और कुछ भी हो जाता है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, सेफ्टी में जो आपको सबसे पहला चेक करना चाहिए वो है आपको देखना चाहिए कि आपका गीज़र में कितना सेफ्टी लेवल्स है। कुछ कंपनी में 2 लेवल, कुछ में 3 या फिर कुछ में 4 लेवल तक सेफ्टी अवेलेबल ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। इसके बाद जो आपको चेक करना चाहिए वो है आपका सेफ्टी वाल्व में मल्टी फंक्शनल सेफ्टी वाल्व अवेलेबल है कि नहीं। सेफ्टी वाल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको पता है कोई भी चीज़ जो प्रेशर में ऑपरेट करता है उसमें सेफ्टी वाल्व रहना आवश्यक होता है, जैसे कि आप लोग प्रेशर कुकर में भी देख सकते हैं। तीसरा चीज़ जो है वो आपका गीज़र में कितना प्रेशर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी, मतलब आपका गीज़र कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना घर में रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग अपार्टमेंट में रहता है या फिर जिनका घर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग में रहता है, उन लोग को ये फैक्टर ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। आपको तो पता ही होगा, जो आदमी एकदम टॉप मोस्ट मंजिल में रहता है और जो आदमी एकदम ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर में रहता है, उन दोनों का जो वाटर प्रेशर का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है या फिर फर्स्ट फ्लोर में रहता है उसका जो वाटर का प्रेशर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो आदमी सबसे ऊपर का मंजिल में रहता है। इसीलिए आपको ये ज़रूर से ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि आपका गीज़र कितना प्रेशर तक विथस्टैंड कर सकता है। अगर आपका गीज़र ज़्यादा प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर सकता है तो आपका एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। चौथा सेफ्टी ऑप्शन जो आपको चेक करना चाहिए वो है आपका रास्टिंग का प्रोटेक्शन, यानी कि जंग का प्रोटेक्शन कैसे देता है। यूजुअली अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रास्टिंग होता है वो मेनली हार्ड वाटर के कारण होता है। तो कुछ एरिया में तो सॉफ्टवेयर जिनका है वो तो उनका तो प्रॉब्लम नहीं रहता है, उनका तो बहुत ज़्यादा देर तक इसका सर्विस दे देगा। लेकिन कुछ एरिया में बहुत ही हार्ड वाटर आता है और इसके कारण जो रास्टिंग होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो रास्टिंग से बचाव करने के लिए कंपनी जो मेथड इस्तेमाल करता है वो है स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करता है, या फिर फुल्ली कॉपर मेट बॉडी का, या फिर ग्लास लाइन का एक थिन लाइनिंग का ग्लास का कोटिंग दे देता है। इससे आपका जो पानी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, तो और आपका जो
गीज़र है वो रस्टिंग से बचा रहता है। आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका जो प्रोटेक्शन जो इस मटेरियल से दिया जाता है वो आपका टैंक का इनर कोटिंग, हीटिंग एलिमेंट और कुछ कुछ केसेस में थर्मोस्टेट में अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद जो आपको चेक करना चाहिए वो है आपका आउटर जो बॉडी है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। ये आपका ABS से बना हुआ है या फिर क्या कौन सा कोटिंग दिया है, ये आपको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा फैक्टर यानी कि सर्विस के बारे में। दोस्तों, आपको गीज़र खरीदने से पहले ये चेक करना लेना चाहिए कि आप जो कंपनी का गीज़र खरीदने जा रहे हैं उसका सर्विस ऑप्शंस कितना ज़्यादा अवेलेबल है ऑल ओवर द कंट्री। कुछ कुछ केसेस में यह देखा जाता है कि बहुत सारा कंपनीज एक थर्ड पार्टी सर्विस ऑपरेटर के साथ टाई अप कर लेते हैं और अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है, ऐसा है तो आप लोग बेहिचक उसको चूज़ कर सकते हैं। और हम लोग अगर बात करते हैं वारंटी की, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो टैंक का जो वारंटी रहता है वो 5 से 7 साल का दिया जाता है। और हम लोग हीटिंग एलिमेंट के बात करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट का जनरली 2 साल का वारंटी दिया जाता है। और ओवरऑल जो प्रोडक्ट का जो वारंटी रहता है वो भी लगभग 2 साल का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, हम लोग का जो गीज़र का मेन जो ख़राब होता है वो मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब PCB का है, वही मेन ख़राब होता है। तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसका रिपेयर कॉस्ट भी बहुत कम आता है। दोस्तों, अगला हम लोग बढ़ते हैं 7वां फैक्टर और लास्ट फैक्टर, वो है ब्रांड के बारे में। दोस्तों, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ब्रांड के बारे में सोचिए। ऐसे ही अगर आप अनब्रांडेड कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं तो बाद में अगर उसका कुछ ख़राब हो गया तो आपको रिपेयर यानी कि सर्विस में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। लेकिन यही बात अगर हम लोग ब्रांड के बारे में करें तो ब्रांड में हम लोग का सर्विसिंग जो फैसिलिटी रहता है वो बहुत अच्छा और जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये 7 फैक्टर्स देखने के बाद मुझे लगता है आपको एक आइडिया हो गया है कि आपको गीज़र खरीदने से पहले कौन कौन सा फैक्टर देखना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मेरा जो टॉप 5 रिकमेंडेशन रहेगा हर एक कैटेगरी में वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंट गीज़र को देख लेते हैं। तो इंस्टेंट गीज़र का मेरा सबसे पहला जो टॉप रिकमेंडेशन रहेगा वो है बजाज का फ्लोरा इंस्टेंट वर्टिकल वाटर हीटर। दूसरे नंबर पे मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो है क्रॉम्पटन का ब्लिस इंस्टेंट वाटर हीटर। और तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो है क्रॉम्पटन का सोलारियम DLX इंस्टेंट वाटर हीटर। और चौथा और पांचवा जो रिकमेंडेशन है वो है हैवेल्स का इंस्टेंटेनियो इंस्टेंट वाटर हीटर और रेकॉर्ड का प्रोंटोनियो इंस्टेंट वाटर हीटर। दोस्तों, ये जो रिकमेंडेशन मैं बता रहा हूँ ये बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये लिस्ट तैयार किया है और मेरे कहने से कुछ नहीं जाता। दोस्तों, आप लोग जब खरीदेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसका जो मैंने जो फैक्टर्स कहा है वो सब चेक कर लीजिएगा। और इसका जो रेटिंग और रिव्यूज़ है वो भी बहुत मायने रखता है दोस्तों, ये भी चेक कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों स्टोरेज हीटर के बारे में। तो स्टोरेज हीटर का जो सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो है AO स्मिथ का HSE VAS-X 015 स्टोरेज वाटर हीटर। दोस्तों, हम लोग अगर स्टोरेज हीटर के बारे में बात करते हैं तो AO स्मिथ बहुत ही मतलब पॉपुलर एक ब्रांड है और इसका देख सकते हैं BE लेवल ये भी 5 स्टार है और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही शानदार गीज़र है। दूसरे नंबर पर मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो है क्रॉम्पटन का सोलारियम नियो स्टोरेज वाटर हीटर। अगर आप लोग देखेंगे तो इसका रेटिंग और रिव्यूज़ खुद उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको 2 नंबर पे इसीलिए रखा क्योंकि मैंने इसका जब चेक किया तो इसका देखा कि जो हीटिंग टाइम जो पहले में बात कर रहा था ये 10 मिनट में ही आपका 45 डिग्री तक हीटिंग कर देता है, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन और शानदार फीचर है मैं दोस्तों कहूँगा। इसके अलावा इसका और भी बहुत सारा फीचर्स है जो आप लोग चेक करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो है बजाज का न्यू शक्ति स्टोरेज वर्टिकल वाटर हीटर। दोस्तों, इसका जो रेटिंग और रिव्यूज़ है ये बहुत ही हाई है, लेकिन मैंने इसका मतलब पर्सनली यूज़ किया है। इसका जो सबसे मुझे डिसएडवांटेज लगता है कि ये हीटिंग होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देता है। दोस्तों, इसका लगभग 25 मिनट लगा देता है इसका हीटिंग होने में, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग इसका मतलब ये ऑप्शन ले सकते हैं।
और बजाज एक बहुत ही जाना माना रेपुटेड ब्रांड है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों। तो सिर्फ यही एक वजह से मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा। अब हम लोग बात करते हैं चौथा जो रिकमेंडेशन है मेरा, वो है क्रॉम्पटन का MI का ASWH 2015 स्टोरेज वाटर हीटर। और पांचवा जो रिकमेंडेशन है मेरा, वो है क्रॉम्पटन का आर्नो नियो ASWH 2610 स्टोरेज वाटर हीटर। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, अभी स्मार्ट डिवाइसेस का ज़माना चल रहा है, सब कुछ डिजिटल और स्मार्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने एक टॉप 5 स्मार्ट गीज़र का भी रिकमेंडेशन किया है। तो स्मार्ट गीज़र में सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है हैवेल्स का एडोनिया स्टोरेज वाटर हीटर। दोस्तों इसमें आपको रिमोट कंट्रोल का फैसिलिटी मिल जाता है और LED इंडिकेटर में आपका लाइट में आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका पानी का टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा आपको डिजिटल मीटर का भी ऑप्शंस मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लिस्टिंग बनाया है, इसमें आपको वाईफाई में कंट्रोल करने का, अपने स्मार्टफोन में कंट्रोल करने का और टच ऑप्शंस में भी कुछ ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर का जो रिकमेंडेशन है वो है AO स्मिथ का हीटबॉट SZS015 DG स्टोरेज हीटर। इसका भी BE लेवल बहुत अच्छा है और यह भी एक बहुत अच्छा स्मार्ट गीज़र है। तीसरे नंबर पे भी AO स्मिथ का ही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, यह है AO स्मिथ का HSE ACS 15 स्टोरेज वाटर हीटर। चौथा नंबर पे जो है वो है वी-गार्ड का स्मार्ट IoT एनेबल्ड स्टोरेज वाटर हीटर। दोस्तों वी-गार्ड गीज़र के बारे में बहुत ही मतलब न्यू आया है, इसीलिए इसका जो रेटिंग और रिव्यू उतना ज़्यादा को देखने को नहीं मिलेगा। इसका वी-गार्ड का जो मैंने मेन स्पेशलिटी देखा वो है स्टेबिलाइजर में। तो दोस्तों वी-गार्ड क्योंकि नया है, इसका रेटिंग रिव्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इसका चेक किया, जो इसका जो फीचर्स है बहुत ही मुझे शानदार लगा, इसीलिए मैंने इसको चौथा और पांचवा ऑप्शन पे रखा है। तो पांचवा ऑप्शन जो कि आखिरी ऑप्शन है वो है वी-गार्ड का कैलिनो DG स्टोरेज वाटर हीटर। इसमें भी आपको रिमोट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन सा गीज़र खरीदना चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख ही चुके हैं तो प्लीज़ एक जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।